इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी, मीठे पेड़। हेलो बोनसाई पीपल्स। तो आज आपको दिख रहा होगा कि मैं एक अपने टैमरिंड के ट्रेनिंग बोनसाई के नीचे हूँ। टैमरिंड यानी कि इमली का पेड़। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ क्या है। ये मैंने लगभग 4 years बैक सीड से उगाया था। सीड से, जी हाँ, सीड से। ये इतना अच्छा इसकी ट्रंक हो गई है और इतनी लंबी ग्रोथ हो गई है कि मैं अभी आपको कैमरे में आ भी नहीं पा रही है। मुझे उसके लिए अलग से शूट करके मैंने आपको दिखाया है कि कितना लंबा हो गया। और तो ये चॉप किया मैंने इसको, ये 4 साल में इतना लंबा, और लंबा हो सकता था। तो आज मैं इसको रीपॉट करूँगा और एक ट्रेनिंग बोनसाई पॉट में ही डालूँगा। और मेन चैलेंज जो हमारे सामने है आज वो ये है कि इसे क्या बनाना है। I mean, इसे लाइक अगर आपको दिख रहा हो तो ये अपराइट बोनसाई भी बन सकता है, फॉर्मल अपराइट। इसमें से अगर हम लोग सही ब्रांच सिलेक्ट करते हैं तो एक फॉर्मल अपराइट बोनसाई भी बन सकता है। बना सकते हैं। एक फॉर्मल अपराइट मैं नहीं बनाना चाहता हूँ उसको, क्योंकि अगर आप कोई भी प्लांट फॉर्मल, कोई भी बोनसाई फॉर्मल अपराइट बना रहे हो तो उसको बनाने के 2 रीजंस हो सकते हैं। एक, उसका जो निबारी है सरफेस रूट से वो बहुत अच्छा, या उसका ट्रंक बहुत अच्छा। तो क्या होता है कि सारा जो ध्यान है, जो सारा फोकस है वो आपके ट्रंक और निबारी पे चला जाता है, बाकी कैनोपी पे उतना नहीं जाता है। लेकिन ये छोटा सा पेड़ है अभी, इसका ट्रंक भी इतना मोटा नहीं हुआ, इतना थिक नहीं हुआ है कि वो किसी पे ध्यान, उसका फोकस जाए। और दूसरी बात, फॉर्मल अपराइट बहुत इजी हो जाता है। थोड़ा जब तक कि प्लांट में कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री ना हो तब तक पता नहीं आता। तो हम सोचते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो एक आइडिया आया है। हम इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करके ऐसे, या फिर ऐसे कोई एक इंक्लाइन करके इसको उसके अकॉर्डिंग इसको ऐसे विंड स्वेप्ट टाइप बना सकते हैं। विंड स्वेप्ट अगर आप देखें तो बहुत अच्छा लगता है, अपराइट स्टाइल में बहुत अच्छा लगेगा। और हल्का सा उसको अगर टिल्ट दे देंगे तो वो और भी ज़्यादा उसकी ब्यूटी बढ़ जाएगी। बट हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हाइट तो हमको कम करके रखनी है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं तक रखता हूँ, इसके बाद इसको चॉप कर देते हैं। और कहते हैं इतनी हाइट काफ़ी है एक बोनसाई के लिए। इसके बाद जो भी होगा वो हम लोग एक लीडर बना देंगे जो उगता रहेगा खाली इस ट्रंक की, ऑल ओवर ट्रंक की ग्रोथ के लिए। और जो ऊपर जो बचेगा उसका हम लोग कटिंग्स डालते हैं, देखते हैं कैसा होता है। क्योंकि टैमरिंड का कटिंग्स भी बहुत, टैमरिंड की कटिंग्स आराम से हो जाती है, मैंने ऐसे सुना है। मैं ट्राई नहीं किया कभी, तो वो देखते हैं। अगर वो हो जाती तो और अच्छा, क्योंकि मुझे एक टैमरिंड का फॉरेस्ट भी बनाना है। अगर आप यूट्यूब पे डेविड ईस्टरब्रुक को फॉलो करते हैं तो ही हैज़ अ ब्यूटीफुल
मैसिव टैमरिंड फॉरेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज, तो मुझे भी वैसा कुछ फॉरेस्ट भी बनाना है। देखते हैं उन कटिंग्स का, अगर हम फॉरेस्ट बना सकते हैं, उनको जर्मिनेट कर सकते हैं तो मैं सोच रहा हूँ पहले हम इसको रिवायर करें या फिर हम इसको रिकॉर्ड करें। ऐसा करते हैं, हम पहले इसको रिवायर कर देते हैं, जो हमको ऊपर से काटना है वो काट देते हैं, ताकि फिर मुझे आसानी हो जाएगी इसको रिकॉर्ड करने में। इतना बड़ा झाड़ कौन रिकॉर्ड करेगा। थोड़ा इसकी पहले ट्रिमिंग करते हैं और फिर वायरिंग करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको रिपोर्ट के प्रोसेस में डालते हैं। तो सबसे पहले तो इसको एक थोड़ा कैनोपी इसकी ट्रायंगुलर शेप में होनी चाहिए। तो इससे भी पहले हम लोग पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी कैनोपी यहाँ पर हमें कहाँ तक रखनी है। आई थिंक ये कट है, यहाँ पर कट कर देते हैं। बड़ा ही मुश्किल डिसीजन होता है जब आपको ट्रंक चॉप करना होता है, इतनी सारी ग्रोथ। लेट्स गो देन। इतनी ग्रोथ हमने त्याग दी, अगर आपको दिख रही हो तो इतनी ग्रोथ हमारी गई, बट गई नहीं है, इसकी हम कटिंग्स बनाएंगे। तो अब जो ये हमारे पास बचा है, इसको हमको एक थोड़ा ट्रायंगुलर शेप देना होगा, ऐसे ऐसे आनी चाहिए। तो फिर वो थोड़ा ट्री लाइक अपीयरेंस आता है इसका। ऊपर तो भी कैनोपी है नहीं कोई, उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। मीनवाइल हम यहाँ की कैनोपी को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बहुत ड्रास्टिक और एग्जैक्ट प्रूनिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको उसको वायर करना है। तो अब हम सोचते हैं कि इसको किस तरह से वायर करना है। या तो हम इसको ये डायरेक्शन दें, हल्का सा टिल्ट ऐसे ऐसे करके, ऐसे टिल्ट करेंगे तो हमें फिर इस तरफ वायरिंग करनी पड़ेगी। सारी ब्रांचेस इस तरफ जा रही हैं, जिसमें कि एक ये थोड़ी मोटी ब्रांच भी है। हालांकि ये भी वायर हो जाएगी, नॉट इशू। सेम विद दिस, ये भी थोड़ी हार्ड है बट आई थिंक वायर हो जाएगी। या फिर चॉइस है कि हम ये कर दें, इस तरह से टिल्ट करें इसको और फिर सारी वायरिंग को, सारी ब्रांचेस को इस तरह से वायर करें। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ही ब्रांचेस सॉफ्ट है, तो वो सारी ही आराम से बेंड हो जाएंगी। ये थोड़ा मुश्किल डिसीजन है। विंडशॉप जब बनाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे जो ब्रांचेस का डायरेक्शन है वो ऑलमोस्ट एक ही होना चाहिए। हम ये दिखा रहे हैं कि विंड उस जगह पे लगातार ब्लो होता है। अगर हम इस तरफ से टिल्ट कर रहे हैं तो पेड़ समझ लीजिए जैसे टिल्ट होता है, हवा इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से टिल्ट हो रहा है, तो सारी ब्रांचेस ऐसे जानी चाहिए, उनका एंगल एक ही होना चाहिए, अदरवाइज वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो हम देना चाह रहे हैं। देखो, वैसे इस साइड थोड़ी मोटी ब्रांचेस हैं, ये वाली साइड थोड़ी पतली ब्रांचेस है। तो लॉजिकली देखा जाए तो जिस साइड विंड होगा तो उस साइड जो ब्रांचेस होंगी वो आराम से ग्रो होंगी, जैसे कि ये। और जो विंड के ऑपोजिट होंगी वो फ्लेक्सिबल होंगी, क्योंकि वो बार बार उड़ती रहती हैं, लेकिन वो थोड़ी पतली होंगी। तो इस लॉजिक से आई थिंक हमको दूसरी साइड की तरफ जाना चाहिए। ये ऑप्शन रखते हैं, इसी तरफ टिल्ट करते हैं और सारी ब्रांचेस को इस तरफ वायर करते हैं। तो इनके लिए हम एक वायर ले लेते हैं। सारी ये ब्रांचेस वायर करनी पड़ेंगी और थोड़ी थोड़ी ये वाली भी वायर करनी पड़ेगी। ये भी उस डायरेक्शन में नहीं जा रही, इसको भी बहुत स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग वायरिंग शुरू कर देते हैं। वायरिंग का तो आप सबको पता ही है बेसिक्स क्या क्या होता है। एक एंकर पॉइंट लगाना है
और दूसरा जो आपकी ब्रांच है उसको करना है। तो अभी क्योंकि सारी हम लोग प्राइमरी ब्रांचेस को कर रहे हैं तो एंकर पॉइंट हमारी ट्रंक हो जाएगी। और क्योंकि ये थोड़ी यंग ब्रांचेस हैं, पतली पतली ब्रांचेस हैं, तो इनमें वायरिंग बहुत ज़्यादा कहते हैं एग्रेसिव करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग एंगल भी बता देते हैं कि ये 76 डिग्री होनी चाहिए, ये 45 डिग्री होनी चाहिए। अब हाँ, नापने का एंगल नहीं होता बट स्टिल। ठीक है, अभी ये वायर कर दी मैंने ब्रांच, अगर आपको दिख रहा है तो ये वायर हो गई है। मैं हल्का सा बेंड करके देखता हूँ कितनी बेंड हो रही है। हो तो रही है अच्छे से, नो इश्यूज एज सच। नाइस, इजीली डन। अब सेम हम इसको भी कर सकते हैं, पहले हम इसे करते हैं। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये बेस की ब्रांचेस होती हैं, इनको हमें मोटा रखना है। तो जितना ग्रो होती है उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा ग्रो होंगी उतना ज़्यादा थिक होंगी। यहाँ पे केस उल्टा है थोड़ा, ऊपर की ब्रांचेस मोटी हैं, ये देखो ये मोटी है, इससे मोटी है, तो उनको हम लोग ट्रिम करते रहेंगे और विद टाइम ये इन ब्रांचेस को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन बढ़ने देंगे। तो ये हो गई है हमारी पूरी वायरिंग। इसमें बहुत डिटेल में वायरिंग करनी पड़ी। ये वाली ब्रांच में हमने बहुत मोटा वायर लगाया, आई थिंक 2 mm, क्योंकि ये बहुत थिक ब्रांच थी। और ये ब्रांच बहुत थिक थी, इसलिए हमने इसमें जो स्पाइरल्स थे वो बहुत पास किए हैं। ऐसे ही करना चाहिए, जब जितनी ब्रांच आपकी मोटी होगी उतने आपको पास स्पाइरल्स करने पड़ेंगे, और जितनी पतली ब्रांच होगी उतने आप दूर कर सकते हो। तो बाकी सारी ब्रांचेस काफ़ी पतली थी, तो इसलिए इसमें मेरा आई थिंक 0.5 mm 1 mm का मैंने वायर यूज़ किया और वो आराम से भी हो गया। तो ये सबसे नीचे वाली भी वायर कर दी, उसको आराम से हमने शेप दे दिया। उसके साथ साथ एक और ब्रांच थी टर्शरी ब्रांच, उसको भी कर दिया। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब ब्रांचेस मैंने इस साइड बेंड कर दिए। और इसमें भी कुछ ब्रांचेस इस तरफ जा रही थी, उनको भी बेंड करके मैंने इस तरफ किया है, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि विंड इस तरफ ब्लो कर रहा है, सबका डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी इसमें और ट्रिमिंग कर देता हूँ, कहीं कहीं पे कुछ ब्रांचेस हम ट्रिम कर सकते हैं। ये पॉट इतना पुराना हो गया है कि इसका टाइम आ गया है।
रूट्स पूरे नीचे तक फैल गई हैं, लेकिन कुछ जगह सॉइल ड्राई हो गया था, अगर आपको दिख रहा हो तो ये। अदरवाइज सॉइल ठीक है। रूट्स देखनी पड़ेंगी, यहाँ तक पहुँच रही हैं तो हेल्दी तो हैं रूट्स। अब लेट्स डिग इन, फिर देखते हैं इसमें इसका रूट स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये रहा हमारा फाइनल रूट बॉल। रूट्स तो बहुत अच्छी हैं, देखा जाए तो 4 साल के हिसाब से बहुत अच्छी रूट्स हैं। दो यहाँ पे सरफेस रूट्स भी हैं जो भी और दिखेंगी, क्योंकि जो इसका मेन रूट का लेवल है ना वो बहुत नीचे है, तो अभी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। और अभी मैं बस ऊपर ऊपर से एक कटिंग करता हूँ इसकी, फिर देखते हैं इसे कैसे कैसे हम लगा सकते हैं, कितना काट सकते हैं। सो लेट्स गो। यहाँ नीचे बहुत सारी बल्की रूट्स हैं, ये हटानी पड़ेगी। थोड़ा एक अजीब सा क्यूट टर्न भी है इसमें, आपको दिख रहा हो तो ये ऐसे टर्न आ रहा है और फिर ये एल शेप में इधर चला जा रहा है। इस काइंड ऑफ नॉट गुड। सोच रहा हूँ मैं रूट यहाँ तक काट दूँ या ना काटूँ। इतना काट दिया तो मेरे ख्याल से मुझे काट ही देना चाहिए इसको, है ना। ये एल शेप सही नहीं रहेगा, तो ये काट देता हूँ, थोड़ा ऊपर से ही काटता हूँ। और ये चंग भी यहाँ से गया, ये एल शेप हो रहा था, सीधा एल शेप, नॉट गुड फॉर रूट इसमें था। और अच्छी खासी प्रूनिंग हो गई है आज रूट्स की, और उसको हम अब प्लांट कर देते हैं। सो लेट्स गो। इसके बेस पे मैं अब हल्दी लगा रहा हूँ, थोड़ी सी हल्दी का पेस्ट, उसको फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा। तो अब ये हम इस बोनसाई पॉट में इसे पॉट कर देंगे। ये भी बोनसाई ट्रेनिंग पॉट है एक्चुअली, इट्स नॉट अ बोनसाई पॉट। और क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करी है रूट्स की भी, तो ये थोड़ी सी मैं स्पैग्नम मॉस ये भी लगा दूंगा इसमें। सबसे पहले तो यहाँ पे वायर लगा देते हैं और उसके बाद ऐसे क्रॉस करके लगा देंगे हम। फिर इसमें लगा तो ये मैंने तैयार कर लिया है पॉट। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉइल।
क्योंकि हमने आज बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करी है रूट्स की, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पैग्नम मॉस भी डाल रहा हूँ। ये हो गया है वायर हमारे डिज़ायर्ड एंगल पे। अब हम इसमें डाल देंगे सॉइल ऊपर से। तो ये हमने सारा सॉइल डाल दिया है इसमें। सॉइल सेट करने के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरे पास वुडन स्टिक थी, विच इज़ नॉट वेरी गुड। इस बार मैं इसको निटिंग नीडल ली है मैंने, थैंक्स टू माई मॉम, अ बिग शाउट आउट टू माई मॉम। मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं हल्का सा डिफोलिएट भी कर दूँ, बिकॉज प्लांट बहुत स्ट्रेस में है अभी, सो अच्छा रहेगा कि इसको मैं डिफोलिएट भी कर देता हूँ हल्का सा। ग्रोथ का सीजन है, इट विल ग्रो बैक अगेन। तो ये है फाइनली हमारा ट्री। इसको डिफोलिएट करने के बाद थोड़ा और मैंने इसकी वायरिंग ठीक करी, क्योंकि और क्लैरिटी मिल जाती है जब इसके कैनपीज ख़त्म हो जाती हैं। थोड़ा मैंने यहाँ पे कुछ रॉक्स भी डाल दिए हैं, जस्ट कि इसको थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे और ज़्यादा बेंड ना हो ये अपने जो एंगल दिया है उससे। कभी कभी क्या होता है वो ज़्यादा बेंड हो जाता है, हवा चलती है कुछ होता है, तो वो ज़्यादा बेंड ना हो, एंगल सही रहे, बना रहे। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी, फाइनल स्टेप। पानी का आप लोगों को भी पता ही है कि तब तक डालना है जब तक कि नीचे से ड्रेन होता हुआ ना दिखने लगे। जिस क्योंकि हमने इसमें मॉस डाली है तो एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। और पानी आना शुरू हो गया है, दैट्स मीन्स कि ड्रेनेज होल सारे वर्किंग हैं। तो अब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। फाइनली ये हमारा विंड स्वेप्ट टैमरिंड यानी कि इमली कंप्लीट होता है। और हमने इसमें, जैसे कि मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, हमने पहले इसका फ्रंट चॉप किया यहाँ से, फिर बाकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग करी, रफ बेसिक प्रूनिंग, और उसके बाद हमने इसको पूरा रिपोर्ट किया, पुराना सॉइल सारा हटा दिया और रूट को प्रून किया। रूट को बहुत हार्श प्रूनिंग करी है हमने, और फिर इसको बोनसाई सॉइल के एक बेस में रखा और उसके ऊपर डाले हमने मॉस। और मॉस डालने के बाद हमने उसके बाद प्लांट को प्लांट किया, थोड़ा उसको एक एंगल दिया, क्योंकि हम एक विंड स्वेप्ट एंगल स्टाइल ट्राई कर रहे हैं। तो विंड अगर उस तरफ से विंड इस तरफ से अगर ब्लो कर रहा है तो सारी लीव्स इस तरह से बेंड हो जाएंगी। तो हमने वैसे ही बेंड तक सबको दिया है, तो इट्स लुकिंग नाइस राइट नाउ। और अभी मैं इसको शेड में रख दूंगा रफली फॉर अ वीक, और एक वीक के बाद मैं फिर इसको धीमे से बाहर लाऊंगा, पार्शियल शेड में रखूँगा, पार्शियल सनलाइट में, एंड देन वील सी कि इसकी क्या प्रोग्रेस है। और इसकी प्रोग्रेस जो भी होगी मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा। और एक और चीज़ कहनी थी मुझे, yes, if you like this video then please like, share and subscribe, ताकि आप और अच्छी वीडियोस देख सकें। और मेरे पास अभी ऐसे 3 और टैमरिंड्स हैं और कमिंग वीक्स में मैं उनको स्टाइल करूँगा, तो stay tuned and enjoy. Bye bye.